अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब को जो लाइव कॉल्स मौसूल होती हैं, जो सेशन होता है, वो आज एक सेशन था जिसमें लोगों ने अपने सवालात किए, उन्होंने उसके जवाब दिए। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ के उन्वान से पहले भी लोग इसमें कॉल करते हैं और अपने मसाइल का भी जिक्र करते हैं। आज भी बहुत सारी सवालात उनसे किए गए। इकॉनमी के हवाले से बात हुई और ओवरऑल जो मुल्क में सिचुएशन है उसके हवाले से भी बात की गई, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की गई, एहतसाब के हवाले से बात की। तो उन्होंने तमाम तर चीज़ों के उसमें जवाबात दिए हैं और लोगों को ये बताया है तमाम तर जो सिचुएशन है, और ये कोशिश की है जो लोगों के मसाइल होते हैं उसके साथ साथ हल करने के लिए भी वो फौरी तौर पर हुक्म भी सादिर कर देते हैं। हेल्थ के हवाले से उन्होंने बात की है, एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बात की है, जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के, उसके हवाले से उन्होंने बताया। और एक बड़ी अहम चीज़ जो है, उन्होंने मीडिया की जिम्मेदारी के हवाले से बात की है कि ये बहुत अहम है कि हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो अपनी सहाफ़त सही तरीके से करें। सिर्फ तनकीद करने के चक्कर में या फिर अपने कुछ और इंटरेस्ट होते हैं वो पेश नज़र होते हैं, उसकी वजह से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसको रोक देना चाहिए ताकि लोगों में मायूसी ना फैले। कोविड की वजह से ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है और हर तरफ ही जो मौशी तौर पर हमें क्राइसिस नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान भी यकीनन उसी का ही शिकार है, उसी में एक है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ग्रोथ रेट जो है उसमें हमें बेहतरी नज़र आ रही है। उन्होंने जिक्र भी किया कि 5.37% जो है इस वक्त हमारा ग्रोथ रेट है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि बेहतरी आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं। टैक्स नेट की उन्होंने बात की कि $6,000 जो है वो हम 6,000 अरब जो है वो हम इकट्ठा करना चाहते हैं, और इसके लिए भी बहुत सारी रिफॉर्म्स जो हैं वो हम कर रहे हैं। 22 अरब के अवाम का 20 लाख लोग अगर टैक्स पे करेंगे तो वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर के हवाले से भी बात हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके हवाले से डिस्कस करने के लिए, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शहजाद रज़ा। बहुत शुक्रिया शहजादा। और इसके साथ बैरिस्टर अहमद पंसोता ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और हम आगाज़ कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर शहजाद इकॉनमी के हवाले से अगर थोड़ा सा हम इससे आगाज़ कर लेते हैं और फिर आगे जो उन्होंने बातें की IT सेक्टर के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, उस पर भी हम जाएंगे। इकॉनमी के हवाले से उन्होंने कहा कि नो डाउट बहुत सारे हमें क्राइसिस देखने में आ रहे हैं, और उन्होंने कहा किसी हुकूमत को इतने बहरान देखने में नहीं आए। जब हम लोग हुकूमत में आए तो 4 बहरान जो है वो हम फेस कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमने ये कोशिश की है कि हालात को बेहतर किया जाए। और फिर कोविड के दौरान जो सारी, उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क में तनकीद होती रही, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में इसको सराहा गया। देखें, पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में कई बातें की, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बल्कि उनके जो सियासी हरीफ हैं उनको भी जो है वो मुखातिब करते हुए उन्होंने बड़ी ऐसी बातें की खुल के। महंगाई है, और अब आप ये देखें कि पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे ये उसका नुकसान है। आगे आपके साल 1.5 साल बाद आपके इलेक्शन होने वाले हैं, ड्यू हैं, और इस मौके पे जो भी पाकिस्तान में सियासी हुकूमत रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आखिरी बजट आप उठा के देखें, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को रिलीफ दिया, अच्छा होता कि रिलीफ भी नेक नियति से होता, लेकिन क्योंकि इलेक्शन से पहले हुकूमत का आखिरी बजट था, सो मैक्सिमम तनख्वाहों में इजाफा भी हो गया, इनकम टैक्स में कमी की गई, और बहुत सारी उसमें चीज़ें शामिल थी जो कि एक अनरियलिस्टिक था उस एतबार से। तो इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश असूलन, यानी सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो ये होनी चाहिए कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, अपना इस वक्त से वोट बैंक पक्का करना शुरू कर दें। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये अप्रोच रखेंगे तो आगे चल के इन द लॉन्गर रन मुल्क का नुकसान होगा। कि इस वक्त आप लोगों को वक्ती तौर पे फ़ायदा दे रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत बचाने इलेक्शन के लिए, और लेकिन बाद में जब आप अगर हुकूमत में आप भी गए, कोई और जमात आई, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सो एक तो ये उन्होंने साफ साफ बताया कि इस तरीके से ये बात नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि महंगाई जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 जो ये वबा है इसकी वजह से हुई है पैदा, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश की है पाकिस्तान के अवाम को समझाने में कि ये सूरत हाल है और आप इस वक्त हमारा साथ दें, और मुश्किल है आप जब अगर जाएंगे, बेरोज़गारी भी पाकिस्तान में जो है उस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकी जैसे हुकूमत ने दावा किया था, लेकिन इसके साथ साथ उसी वक्त कोई भी हुकूमत कामयाब हो सकती है जब आवाम उसके साथ हो। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोशिश की है लोगों को सच्चाई बताने की, और सच्चाई सख्त भी है, कड़वी भी है,
और मतलब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जी वज़ीर आज़म साहब आए, बातें करके चले गए। सो इस मौके पे बात करके बताना जो है मेरे ख्याल में सबसे बड़ी फेवर है लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ। अगर इस वक्त लोग कहेंगे जी कि रिलीफ दिया जाए, अक्सर कहते हैं ना कि जी आटे की कीमत कम कर दें, पेट्रोल की कीमत कम कर कुछ दें, भी हो जाए, कुछ भी महंगाई हो को जाए, कंट्रोल कंट्रोल आप, कर लें। ताकि अगले इलेक्शन में आपको कामयाबी बिल्कुल, हो। लेकिन आप एक फ़र्क इसमें समझिए कि मसनूई तौर पर महंगाई को कंट्रोल करना और हकीकी तौर पर उस पर काबू पाना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मसनूई तौर पे आप करेंगे तो उसी तरीके से नून लीग की तरह आप डॉलर के रेट को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब वो बेकाबू होगा तो अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, सो मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक बातें की हैं। अगरचे मतलब लोग शायद कुछ और भी सुनना चाह रहे होंगे, लेकिन क्योंकि एक हकीकत पे मबनी बात है तो मेरे ख्याल में ज़रूर करनी चाहिए थी जो उन्होंने की। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक तो जो महंगाई के हवाले से शहजाद बात कर रहे हैं, अगर इस पे भी आप कमेंट करना चाहें। उसके साथ साथ उनसे एक सवाल किया गया कि इंसाफ का जो निज़ाम है वो मफलूज हो गया है। एक आम आदमी जो है, लेमैन है, वो अदालतों का रुख करने से घबराता है, उसे मालूम है कि मुझे इंसाफ जल्दी नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसा निज़ाम लेकर आए, कोई ऐसा, जिस शख्स से सवाल किया उसने कहा कि इंसाफ का एक नया निज़ाम, एक नया मैकेनिज़्म जो है वो आप तरतीब दें ताकि आम इंसान को फ़ायदा हो सके। ये दोनों जी बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन दोनों सवाल से पहले मैं चाहूंगा कि ये चीज एक्सप्लेन की जाए कि जो ये इमरान खान साहब ये एड्रेस करते हैं पब्लिक को, ये बेसिकली कंसेप्ट जो है ना जी, जब हजरत उमर व्हेन ही केम इनटू पावर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उस टाइम पर उमर रिफॉर्म्स लाई गई थी और उमर रिफॉर्म्स के अंदर सब्सटैंटिव चीजें की गई थी, जिनमें से एक चीज ये थी कि जिसको खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, या ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप अपने खलीफा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ही इज नॉट अबव द लॉ। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए इस चीज को रखा गया है, और हम अज्यूम करेंगे कि इन क्वेश्चंस को सेंसर नहीं किया जाता, या एटलीस्ट लोगों को थ्रू किया जाता है, बिकॉज़ आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, वो कहते हैं हमें थ्रू किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये बड़ा अच्छा और मुनासिब कदम है इस दौर में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसके एन मुताबिक है। अब दूसरी बात में आपने जो इंसाफ के निजाम की बात की है, बिल्कुल इंसाफ का निजाम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शैम्बल्स में है, और इसका एतराफ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमारी जुडिशरी खुद भी कर चुकी है। हमारे सीनियर जजेस जो हमारे सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं वो इसका एतराफ खुद कर चुके हैं, और हमारे यहाँ एक बड़ा कंट्रास्टिंग डिफरेंस है सुपीरियर जुडिशरी में और हमारी जो इंफीरियर जुडिशरी, जिसको हम मातहत अदलिया भी कहते हैं। मातहत अदलिया तो बिल्कुल काफी हद तक मफलूज हो चुकी है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें उनकी अपनी भी होगी, हमारा वकला का कसूर भी होगा, और जो सिस्टम है इंसाफ का, इट हैज बीन अनएबल टू डिलीवर ऑन टाइम, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो पाकिस्तान को क्लासिकली प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता हुआ आपको नजर आता है। अब आई थिंक 26 को क्रिमिनल प्रोसीजर में एक बहुत सब्सटैंटिव रिफॉर्म्स हैं जिनको लॉ मिनिस्ट्री अनवेल कर रही है, जिसमें फरोग नसीम साहब ने उनको ड्राफ्ट किया, मलिका बुखारी साहब ने इसको बहुत सपोर्ट किया, और खान साहब उसको खुद अनवेल कर रहे हैं। आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आई थिंक स्टेप होगा। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी और सिविल में भी, दोनों में बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास कवानीन बहुत मौजूद हैं, जुडिशरी भी मौजूद है, बट हर एक के अपने अपने मसाइल हैं, जिसके अंदर कम तादाद जजेस की है, उनकी सैलरीज ठीक है लेकिन उनकी तादाद कम है, अदालतों के जो एग्जिस्टेंस है वो कम है, वकला के अंदर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक आम आदमी का वजीर आजम साहब से ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट करते हैं, हम लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी होगी कि हमें इंसाफ जो है वो दहलीज पर दिया जाए। अगर एक पार्टी का नाम ही तरीके इंसाफ है तो उसके सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो ये इंसाफ के निजाम को ठीक कर दें, जो कि अमीर के लिए और गरीब के लिए और किसी हद तक तासुर मिलता है, और इस तासुर को मैंने पहले कहा कि एक्नॉलेज भी किया जा रहा है बाय द क्वार्टर्स हु आर सिटिंग इन द सुपीरियर जुडिशरी, एंड नीचे वाली जो अदालतें हैं वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हैं, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और उन्होंने इसका जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि हमने जब पार्टी का नाम रखा था तो तब मेरे जहन में इंसाफ, मुझे ये मालूम था कि इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए, और इसलिए हमने इसका, और इसके मैं जिहाद कर रहा हूँ, जंग भी इसी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं शहजाद, जब उनसे एक बेरोज़गारी के हवाले से बात की गई कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं और लोग बेरोज़गार भी हो गए, तो इसकी तरफ फोकस करें। फिर ऑब्वियसली जो कोविड के हवाले से उन्होंने लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दी कि मास्क का इस्तेमाल करें, वो साथ साथ वो एक लर्निंग वाली और टीचिंग वाला जो एक उनका स्टाइल है वो भी रहा। फिर उन्होंने ज़राअत के हवाले से बात की है कि अगर आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, वहाँ पे गन्ना, चावल, गंदम, मकई में आपको जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन नज़र आती है।
किसानों को जो है वो अरबों रुपए 1100 अरब गालिबन जो है उन्होंने कहा कि उनकी पॉकेट्स में गया, और देहातों में जो है किसानों की 73% इनकम जो है वो बढ़ी है। इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सिर्फ आप ये ना कहें कि बेरोज़गारी कोविड की वजह से ज़्यादा उसमें, लेकिन प्लस ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जब हम बात करते हैं उसमें भी बूम के हवाले से उन्होंने खासा जिक्र किया। बल्कि ये थोड़ी सी मैं शेयर कर लेती हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें 45,000 यूनिट्स जो है वो घरों के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन का उन्होंने बताया कि वो हम उसमें घर बना रहे हैं, 324 प्रोजेक्ट्स हैं और 30 लाख घर बनाए जा रहे हैं। इससे जो बाकी रेलिवेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी बजरी हो गया, सीमेंट हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी इंडस्ट्री जो है ये चल रही है। जी बिल्कुल। पहले अगर एग्रीकल्चर की आपने बात की तो पाकिस्तान की जो हमारे पूरे मुल्क की फूड बास्केट है बहुत बड़ी है, और अभी तक हमें कभी प्रॉब्लम आई नहीं एज सच कि हम मतलब अपनी जो ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश हैं वो बाहर से मंगवाएं। अगरचे कुछ फ़ैसले माजी में हुए, मतलब लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि जिसमें हमने कुछ गंदम और चीनी बाहर भेजी और पाकिस्तान में बहरान हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई। लेकिन इस दफ़ा जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा और दीगर वज़रा भी बात कर रहे हैं कि बम्पर क्रॉप है इस दफ़ा, ज़बरदस्त हमारी एग्रीकल्चर ने सारी जितनी हमारी क्रॉप्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो एक तो ये असूल ये होना चाहिए और जो है भी, और मतलब दुनिया भर में, कि सबसे पहले आप अपने घर की यानी कि अपने मुल्क की ज़रूरत को आप पूरा करेंगे कि आपके मुल्क में इन अशियाओं की कीमत में इजाफा ना हो, सबको मतलब आसानी चीज़ें मिल जाए, आपको बाहर से ना मंगवानी पड़े, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें मिल भी जाए और अर्जा नरखों पे भी मिले, सस्ती भी मिले आपको। सो एक तो सबसे असूल ये है। उसके बाद हाँ, अगर आप एक्सेस में चीज़ें बना रहे हैं जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो एक अच्छी प्लानिंग के तहत जो है उसको आप बिल्कुल एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमें ज़रा फॉरेन एक्सचेंज भी हमें यकीनन चाहिए। तो माजी वाली चीज़ एक तो ये नहीं। दूसरी रियल स्टेट की जो आपने बात की, तो अक्सर अपोजिशन ये तनकीद करती है कि जी वो 50 लाख घर का वादा किया था वो नहीं बने। बिल्कुल वो 50 लाख घर अभी नहीं बन सके, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक ये कोविड-19 की वबा, जिसमें पूरी की पूरी आपकी सारी सनत, इंडस्ट्री, आपकी मईशत बिल्कुल जमूद का शिकार हो गई थी। तो वो बात यह कि आप कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। अब इस हुकूमत ने कई ऐसे मंसूबे ख़त्म किए हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत से चले आ रहे थे। सो हमारे जो इस किस्म के प्रोजेक्ट हैं, या मिसाल के तौर पे अगर डैम हम बनाना शुरू करते हैं तो उसका 10 से 15 साल का अरसा है उसकी कंप्लीशन टाइम। सो मतलब उसमें वक्त फिर ही आपको नजर आएगा ना कि ग्राउंड पे कोई। सो उसमें ये कहना कि जी इन्होंने वादा किया और नहीं बनाए, फ़ाइन। उन्होंने एक, अगर आप ये ज़रूर बात करें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये स्कीम शुरू की, क्या ये स्कीम ठीक थी, इसकी रूह ठीक थी, ये सही आइडिया कंसीव किया गया कि लोगों को जो है वो सस्ता मकान मिले, अफोर्डेबल, जो अपने कुव्वत ख़रीद में उनकी। बल्कि शहजाद, दरमियान में एक शख्स की ग़ालिबन कराची से मेरा ख्याल कॉल भी थी, उसने कहा कि मेरा पाकिस्तान स्कीम जो है उसके तहत आज मुझे घर मिल चुका है, मैंने अपना घर बना लिया। और उन्होंने जिक्र किया कि कितने लोग जो है उन्होंने लोन लिया है, मॉर्गेज की हम बात करते हैं, तो उसी को हम लेकर आगे चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर बना सकें। यानी ये सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन उस पर बात होने की ज़रूरत है, लोगों को मज़ीद बताने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स तो इसमें मज़ीद आने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अभी भी जो बैंक इंटरेस्ट ले रहे हैं लोगों से ये घर के लिए, अगर आप कर्जा लेने जाएंगे तो वो जो जदीद ममालिक हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। मतलब अगर बाहर आप मॉर्गेज करते हैं या आप जो है लीज पे घर लेना चाहते हैं तो 1% या उससे भी कम पे आपको जो है वो लोन मिल जाता है, जो अफोर्डेबल होता है लोगों के लिए। तो लेकिन इस पे ग्रेजुअल आपका, जब अगर आपकी मईशत मजबूत होगी तो ये चीज़ आएगी। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि एक कोई भी ऐसी स्कीम, कोई मंसूबा अगर एक हुकूमत शुरू करती है जो आवाम के फ़ायदे में है, सो ठीक है, आप तहरीक इंसाफ पर इस चीज़ पर तनकीद कर सकते हैं कि जी आपके काम की रफ्तार सुस्त थी, या आप इतने वक्त में इतने घरों का वादा किया आप नहीं बना सके। लेकिन उस सारी की सारी स्कीम को आप जो है ना वो बिल्कुल उसको आप ज़ीरो ना करें, उसको निगेट ना करें। अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो आप ये कह सकते हैं कि जी इनकी ये स्पीड कम थी, ये इतना टाइमलाइन ये फॉलो नहीं कर सके, हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और इतने उसमें बात करेंगे। सो एक पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोवर्शियल बनाना एक तो ये मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि 52 के करीब एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं हाउसिंग इंडस्ट्री से जो कि चलती हैं। कोई भी एक आप पुल बनाएंगे, और वो कोविड भी सब चलती रही हैं, वो सारे एसओपीज़ के साथ उन्होंने बंद नहीं किया। बिल्कुल, एक मजदूर से लेके एक मिल ओनर तक, अगर ये सारा आप समझ लें कि कितना बड़ा इसमें नंबर ऑफ पीपल या पॉपुलेशन कवर होती है। तो लेकिन ये कि इस पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यकीनन वज़ीर आज़म साहब इस पर देख भी रहे होंगे पर्सनली कि जो पेस ऑफ वर्क है, यानी कि जिस स्पीड से होना चाहिए था उस स्पीड से ये काम आगे बढ़ नहीं सका। अब आगे जो 1.5 साल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो
तहरीक इंसाफ ने वादा किया था उसको मतलब बहुत हद तक अगर पूरा नहीं तो पूरा करने में कामयाब हो। ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं ये चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर के हवाले से ज़रा आप इस पे मज़ीद कुछ अपनी राय दे दीजिएगा, अपना कमेंट हमें दें। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि हमने बहुत कोशिश की है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक तो लोगों को लोन भी दे रहे हैं और किसान कार्ड जो है वो भी पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और ओवरऑल भी जो इस वक्त रिफॉर्म्स नज़र आ रही हैं एग्रीकल्चर की तरफ, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ रही है। देखिए जी, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली मोस्ट हिट सेक्टर रहा है, और हमारे ये बहुत, मैं अफसोस से कहता हूँ कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन एग्रीकल्चरिस्ट थे बट उन्होंने असेंबली में जाके एग्रीकल्चर की आवाज रेज नहीं की, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए आवाज रेज की और वो लड़ते रहे। एक राना हयात MLN के हैं जिनकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि उन्होंने हमेशा अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोले और हमेशा भी, और अब वजीर आजम साहब ने काफी देर बाद इस सेक्टर को थोड़ा सीरियसली लिया है। किसान कार्ड का इजरा बहुत अच्छा काम है, किसानों को लोन देना विदाउट कोलैटरल, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। क्योंकि मैं तो आज तक बेशक एज ए लॉयर भी समझने से कासिर हूं कि एक आदमी जिसको लोन की जरूरत है, अगर उसके पास कोलैटरल हो तो उसने लोन क्या करना है? लोन तो है ही गरीब आदमी के लिए, आपको उसके लिए इंट्रोडक्शन करानी पड़ेगी और चीजों की। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने काफी मैसिव रिफॉर्म्स किए हैं। और एक जो और कमेंट करना चाहूंगा वो ये है कि तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है अभी तक सोफा जो समझ आई है, जो कि वज़ीर आज़म साहब रियलाइज कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स कर चुके हैं पिछले 3-4 साल में, बट दे हैव बीन अनएबल टू हाईलाइट। मतलब छोटी सी देता हूं, इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हो गई है। इलेक्ट्रिक कार्स की जो पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट है उसको रोका जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स के ऊपर जब टैक्स लगाया तो लास्ट ईयर जितने मोबाइल्स गए थे उतने ही पाकिस्तान के अंदर लोकल मोबाइल्स बिके हैं। आप आगे आ जाए, हमारे एक्सपोर्ट पर आ जाए, एक्सपोर्ट के अंदर डेफिनेटली इंक्रीज आया है। आप आगे आए, सेहत कार्ड जो था इस वक्त एब्सोल्युटली स्टनिंग प्रोजेक्ट है, किसान कार्ड जो है एब्सोल्युटली स्टनिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इनको वो प्रोपोगेशन नहीं मिल सकती। फिर आप फॉरेन महाज पे आ जाए, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को फॉर द फर्स्ट टाइम रिकग्निशन दिलवाई खान साहब ने। वुहान में जो मीटिंग हुई, अफगानिस्तान की वॉर खत्म कराने में कलीदी किरदार अदा किया। आपकी तमाम इंटरनेशनल पावर्स जो हैं उनको पहली दफा मौका मिल रहा है कि पाकिस्तान को ऑन अ सीरियस नोट बात करें। कश्मीर इशू पर अपनी स्टेटमेंट दी, इंडिया को मुंह की खानी पड़ी बहुत दफा इनके दौर। एंड आई कैन गो ऑन, बहुत सारी लिस्ट है, हालांकि मैं उनका आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन। ये बातें उनके वज़रा और उन लोगों को करनी चाहिए जिनको उनको फीड करके बताना चाहिए, ताकि अवाम को पता लगे आपने क्या काम अच्छा किया। और बहुत सारी लिस्ट और लंबी है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है बतानी। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम अभी बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब अपनी टेलीफोन लाइंस पर लोगों को बताते हैं, लेकिन ये काम उनका नहीं है, ये काम उनके वज़रा का है। और वो वज़रा इसको करेंगे तो लोगों को पता लगेगा, वरना तो फिर आप देखें तनकीद के लिए तो बेतहाशा चीजें हैं, तो फिर आप किसी चीज को उठा के तनकीद जो है वो प्रोपेगेंडा ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आपने तनकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कुछ और हेल्थ और एजुकेशन की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन इसी पे पहले शहजाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के हवाले से और सहाफ़ियों के हवाले से कि जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, फेक न्यूज़ का जो है उस वक्त सिलसिला जो नज़र आ रहा है और तनकीद बराए तनकीद हो रही है, तो उससे लोगों में मायूसी फैल रही है। इससे बचने की ज़रूरत है, थोड़ा इतना बाइस्ड अप्रोच के साथ नहीं आना चाहिए। इसमें देखें, मीडिया का काम जो है वो हमेशा से जो रहा है उस पर ज़्यादा बात ना ही करें तो मुनासिब है कि एक माजी में अगर देखें, जब टेलीविज़न के दौर से पहले पंसोता साहब मुझसे एग्री करेंगे, जो अखबार का दौर था उसमें हमें एक स्टेबिलिटी नज़र आती थी, एक सीरियसनेस नज़र आती थी, एक जर्नलिज्म नज़र आता था, तहकीक नज़र आती थी बहुत हद तक। अब अगर आप देखें तो वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। एक रैट रेस है नहीं, उसमें आप चल रहे हैं। अखबार भी आप उठाते हैं तो कल के बयानात आपको फ्रंट बैक पेजेस में मिलते हैं कि जिसको पढ़ के आपको कोई नई चीज़ समझने को नहीं मिलती, क्योंकि ऑलरेडी आप सारा दिन टीवी पे वो देख चुके हैं। और इसी तरीके से जो टीवी चैनल्स जब आए, काम बहुत अच्छा हो सकता था, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, यकीनन मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ये रेटिंग का ऐसा विशियस सर्कल है कि जिसको हासिल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के प्रोग्राम्स को कामयाब करने के लिए फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो वायलेट करती हैं उन असूलों को जो हम सहाफ़त के समझते हैं। अच्छा, रेटिंग से आगे बढ़कर भी अब तो मामला उससे भी आगे बढ़ चुके हैं ना, कि जहां आपके मफादात हैं ज़ाती तौर पर, और वो तो बड़े खुलकर उन्होंने आज भी बात की, पहले भी की, कि जहां आपके मफादात होते हैं आप उस तरफ चल पड़ते हैं और दूसरी तरफ फिर आप मायूसी फैला देते हैं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, येलो जर्नलिज्म जो हमारे यहाँ है।
देखिए, मैं बात करना नहीं चाह रहा था। आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब खुल के बात कर रहे हैं। अहमद बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई हम पे डेफेमेशन वगैरह हो तो वो हमें संभाल लें। वकील हैं बड़े कोनामश किस्म के। तो माय पॉइंट इज कि अहमद को भी शामिल कर लेंगे, पाकिस्तान एक चीज़ आप देखें, अगर आप मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पर तनकीद हो सकती है, चीफ जस्टिस पर तनकीद हो सकती है, मीडिया की बात कर रहा हूँ, आर्मी चीफ पर तनकीद हो सकती है। तनकीद किस पर नहीं होती? जो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं जो मीडिया को हर साल अरबों रुपए के इश्तिहार देती हैं। आपने क्या देखा कि किसी बड़ी सेलुलर कंपनी के खिलाफ कोई मीडिया में कैंपेन चली हो, या किसी बैंक के खिलाफ चली हो, या किसी हाउसिंग सोसाइटी कोई ऐसी बड़ी जो है उसके खिलाफ, मतलब मीडिया ने, किसी का नाम मैं नहीं लेता, या किसी स्कूल की चेन्स के खिलाफ? ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ये सारे के सारे उनके स्पॉन्सर्स हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उनके ऊपर सर्वाइवल है। ठीक है, आपने बिजनेस करना है, आपका एक कमर्शियल इंटरेस्ट है, बिजनेस है, मतलब ये कोई जिहाद नहीं है मीडिया, आप समझ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ तकाजे पूरे करने हैं, साथ पैसा भी आपने सर्वाइव करना है, आपने वर्कर्स को तनख्वाहें देनी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि अगर मैंने फ़ोन किया किसी जगह पे और कहा कि जी मेरे फ़ोन की सर्विस ठीक नहीं है, तो इसको मीडिया में उठाया जाए, तो मजाल है कि कोई बंदा इस पे कोई बात कर सके। मेरा पॉइंट ये है कि वज़ीर आज़म का कहना बिल्कुल ठीक है कि जो मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है वो मीडिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज कर लेता है। माजी में हमने देखा और तनकीद हुई मरियम साहिबा पे कि उन्होंने कोई मीडिया सेल बनाया था और उसके ज़रिए इश्तिहारात दिए जाते थे मीडिया हाउसेस को, जिसकी वजह से मीडिया को वो कंट्रोल करते थे। ये उन पर तनकीद होती है, इल्ज़ाम लगता है उन पर। अगर ऐसी बात थी तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई दूसरी हिकमत अमली इख्तियार की है? ये भी सुनने में मिला कि इन्होंने मिर्जिया बजट जो है वो काफ़ी स्क्वीज़ किया, जिसकी वजह से मीडिया जो है वो ज़रा खिलाफ हुआ, जो सरकारी इश्तिहारात आते थे और वहाँ से ख़राब हुए। तो अब बात ये कि मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी मौजूद है। हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, उनके साथ पूरी टीम है जो सारी चीज़ों को देखते हैं, मैनेज करते हैं। लेकिन ये बात भी गलत है कि अगर हुकूमत सिर्फ पैसे यानी इश्तिहारात दे के मीडिया का मुँह बंद कर दे, तो मैं नहीं समझता। तो मीडिया पर अगर तनकीद अगर नहीं होगी तो ये हुकूमत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन वो फेक न्यूज़ के लिए तो ये कि अब कवानीन हमने इतने सख्त किए हैं सोशल मीडिया के भी। और एक अच्छी बात जो ज़रूर होनी चाहिए, और अहमद साहब इस पर ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं, जो डेफेमेशन लॉज हैं पाकिस्तान में। अगर मैं वज़ीर आज़म साहब पे कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ या किसी और पे इल्ज़ाम आयद करता हूँ तो मुझे वो प्रूफ करना है। अगर मैं प्रूफ अदालत में नहीं कर सका और दूसरे बंदे ने, दूसरी पार्टी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, सो मुझे मेरा वो मुकदमे का फैसला होना चाहिए। यहाँ पे अनरियलिस्टिक अरबों रुपए के नोटिस आते हैं जिनका कुछ नहीं होता। सो जो अगर मैं झूठ बोलूँ, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करूँ और अदालत में जाए, फौरी तौर पर उसका फैसला हो, ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बैरिस्टर साहब शहजाद जो बात कर रहे हैं उस पर भी कमेंट कर लीजिएगा, और मीडिया के हवाले से भी मुख्तसरन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी राय दे दें। कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से भी इन्होंने बात की कि 930 अरब का उनको फ़ायदा हुआ है, 2021 में उनके प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है। उनको हम कह रहे हैं कि तनख्वाह भी बढ़ाएं। देखें, जहाँ तक तो तनख्वाह की बात है जिससे तो मैं 100% एग्री, तो नॉट ओनली बढ़ाने वाली बात, तो चौधरी फवाद साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि बढ़ानी भी चाहिए, उसकी जो ऑलरेडी रिकवरी है वो भी करनी चाहिए। जिन जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, ये बड़ी ही ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल फौरन से पहले कायम करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को इसकी अथॉरिटी दे दें ताकि हम इन्फोर्स करें। इन लोगों का सबसे पहले हक है, सड़कों पे मरते हैं, जाके कैमरास ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इन लोगों के साथ एक्चुअली बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। अब जहां तक वज़ीर आज़म साहब की बात है कि मीडिया हैज टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, आई थिंक मीडिया को जो बिहेवियर है, शहजाद साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि देखिए कॉर्पोरेट सर्कल्स जो आपको फंड करते हैं उनके खिलाफ तो आप नहीं खबर चला सकते। सो खबर पाकिस्तान में सबसे आसान चलाना है सियासतदान के खिलाफ, और मैं सारे सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। उस सियासतदान के खिलाफ खबर चलाना इसलिए आसान है कि उस बेचारे ने लोगों से भी वोट लेने हैं, उस सियासतदान जाके लोगों को राजी भी करना है, फिर इन मीडिया वालों से भी डरना है और इनको भी राजी करना है। तो उनके लिए आइडियल वो है। बाकी तमाम इदारे तगड़े हैं और कुछ जो है वो बहुत तगड़े हैं, उनके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जब आप मीडिया पर बैठ के बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बहुत जरूरत है। जो चीज इस गवर्नमेंट ने की है जरूर दिखाएं, जो नहीं की मत दिखाएं। लेकिन जब आप उसको ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, और कोई भी मीडिया करे, तो वो इस गवर्नमेंट के लिए डैमेजिंग नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग होगा। और यही वज़ीर आज़म साहब ने आज उस पर बात की है कि आप हमारी जो वो करें। देखिए जो फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट है, जो जाली न्यूज का कॉन्सेप्ट है, मैं एज चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बैठता हूं, हमने पता नहीं कितने फाइन्स किए हैं, एक भी फाइन रिकवर नहीं हुआ अभी तक। व्हाई? बिकॉज वो उसको लिफ्ट नहीं कराते मीडिया वाले और ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। और क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है फेक न्यूज। ऐसी न्यूज है कि मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे यार कमाल होगी, इस तरह कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से सीरियसनेस नहीं है। खबर वो चलाई जाती है जो मार्केट में बिकती है, जिसके ऊपर ये होता है कि जी बस ये सौसी खबर है, ये इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ।
खबर वो चलनी चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। अगर आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, फॉक्स न्यूज के ऊपर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टैबलॉइड समझा जाता है, ऐसा चैनल है जो कि उड़ा के रख देता है हर एक को, उस पर अमेरिका में व्हीट बैग महंगा हुआ था फ्रॉम $5 to $30। 6 महीने खबर नहीं थी, बिकॉज दे न्यू ये वापस आ जाएगा, गवर्नमेंट को शोर किया था, वो वापस आ गया। उन्होंने केओस नहीं की। और यहाँ पर एक चैनल ऐसा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम नेशनल टीवी पे बैठे, उस चैनल ने खबरें चलाई और गर्मियों में सर्दियों की फुटेज चला दी जिसमें लोग स्वेटर्स पहन के एहतजाज कर रहे हैं, जस्ट टू शो कि हम अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना अंडरस्टैंड होनी चाहिए हमारे मीडिया को भी, और वो लोग जो भी इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो हमारा नेशनल टेलीविजन ही क्यों ना हो, अगर पीटीपी ऐसी हरकतें करता है या अनड्यू प्रोपोगेट करता है गवर्नमेंट को, वो भी गलत करता है। तो ये जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि हम आजकल सारे पॉलिटिशियंस की इलेक्शन कैंपेन ये रात के टाइम होती है। अगर आप किसी को यहाँ बुला के बिठा दें, उसकी आयन एग्जाम्पल शेख रशीद साहब है, वो अपनी सारी पॉलिटिकल कैंपेन इधर करते हैं, जो यहाँ बता लोग बिलीव करते हैं, लोगों बेचारों के लिए शाम को एंटरटेनमेंट। और एक चौथी फवाद साहब को और भी मंशूर है जिससे मैं एग्री करता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट जो है वो मीडिया नहीं होना चाहिए, ये न्यूज सॉरी, ये एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। लोग जो है वो कार्टून्स की तरफ जाएं, मूवीज की तरफ जाएं, स्पेशलाइज्ड चैनल्स की तरफ जाएं। ये जो फंडिंग है कि रात को 7 से लेकर रात 12 बजे तक न्यूज दिखाएं लोगों को ताकि वो और मजीद परेशान हो जाए और एक नैरेटिव करें, और घरों के अंदर एक लड़ाइयां हो रही होती है, कोई नून का बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इससे बाहर है। वेरी आई स्ट्रांगली अपोज टू दिस। ठीक है, अब जरा क्विकली हम थोड़ा सा एफबीआर के हवाले से जो उन्होंने बात की है, इकोनॉमी को उन्होंने डॉक्यूमेंट करने की बात की है कि हम ये कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए। फिर नैब के हवाले से भी उनसे जो सवाल हुआ तो उसमें भी उन्होंने कहा कि एक्सपर्टीज़ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन हाँ भी हम मज़ीद जो है रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। एफबीआर या नैब के बारे में? दोनों के बारे में। एफबीआर पे देखें, हमने पिछले साल यानी माली साल में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट किया है और इस दफ़ा जो टारगेट है वो भी एक रिकॉर्ड होगा अगर हम इसको कलेक्ट करेंगे। जी, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि बाकी मैं कोई माहिर मईशत नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जो है वो कहना चाहूँगा इधर एफबीआर के हवाले से कि आप ये जो मुख्तलिफ मद में टैक्सेस लगाते हैं लोगों पे, ये इस तरीके से आपके टैक्स होने चाहिए कि आपके जो ज़्यादा अमीर तबका है, जिनकी ज़्यादा आमदन है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा टैक्स नेट में आए। ज़राअत के ऊपर पंसोता साहब कह रहे थे बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये भी एक बात जो बार बार सामने आती है कि किसानों के ऊपर या बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो टैक्स नेट में उस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए। जो आपका डायरेक्ट इनकम टैक्स है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सिर्फ मैं बात करूँगा, जो आपका रेशो आइडियल होनी चाहिए किसी भी अच्छे उसमें सिस्टम निज़ाम में, जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क में, वो 40, 60, 70, 30 इस तरीके से आप उसको मैनेज कर लेते हैं। समटाइम्स स्कैंडिनेविया में तो ये 80% के करीब भी तक चली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे शायद वो 20% भी नहीं हम उसको टच करते, बल्कि इवन 10% के लगभग हम हैं। ओके, इंडिया हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है। सो वो ऐसा टैक्स है कि अगर किसी ने पेट्रोल डलवाना है तो चाहे उसकी माहाना आमदनी 10,000 रुपये, उसको भी वही पैसे देने हैं, उसको भी वही टैक्स पे करना है। एक शख्स जिसकी माहाना आमदनी 1 अरब रुपए, उसने भी वही टैक्स देना है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है ये एक मेरे ख्याल में जो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करना है कि आप सिर्फ खाली बग़ैर किसी तफरीक के हर एक को उस पर ऊपर आप लागू ना करें। और जहाँ तक एहतसाब की बात है तो मतलब मुझे तो खैर काफ़ी मायूसी है कि जिस तरीके से सियासतदानों का इस वक्त एक कंडक्ट है कि अगर आप इस्लाहात चाहते हैं और पहले आपने ख़ुद ये एहतसाब के इदारे बनाए, उसके बाद आप इनके ख़िलाफ़ हुए कि ये सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। हर दौर में एक आ गया, नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, आज भी अपोजिशन कहती है कि नैब को आप सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि चलें मान ली आपकी बात कि सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब हुकूमत कहती है कि जी भाई साहब आप आके बैठ के इस्लाहात कर लें, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फार्मूला निकाल लें जिससे आइंदा ये इदारा अगर ये कायम रहे तो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो, तो वो भी नहीं करते। ये मुझे समझ नहीं आती कि आप एक तरफ इल्ज़ाम आयद करते हैं सियासी इंतकाम, दूसरी तरफ ठीक करने की बात आती है तब भी आप साथ नहीं बैठते। सो ये थोड़ी समझने की चीज़ है कि इस्लाहात लानी ज़रूरी है, वरना देखें अगर आज ये सारे का सारा सिस्टम चल रहा है जस्ट एक बड़े इफ़ और मफरूज़े की बुनियाद पर, कल अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह बार बार FIA के पास जाएंगे, जेल चले जाएंगे, या मियाँ साहब जो है इसी तरीके से बाहर रहेंगे? नहीं होगा, वो सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने ये जहन में बिठा लिया है कि जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का नतीजा है। तो सियासी इंतकाम को या तो आप नैब को बंद कर दें, ताला लगा दें, या आप आएँ बैठ के वो इस्लाहात कर लें जो आप समझते हैं कि नैब को वाकई एक ऐसा इदारा बना देगी कि जो होना चाहिए।
ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा क्विकली सब पे थोड़ी सी बात कर लें। हेल्थ कार्ड के हवाले से उन्होंने बात की कि ये हेल्थ सिस्टम है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और हम ये कोशिश कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो आज भी उन्होंने बात की कि हम ये चाहते हैं कि निजी हॉस्पिटल्स हैं, यानी जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं उन्हें हम सस्ती ज़मीनें दें, जो इक्विपमेंट आएगा वो टैक्स फ्री होना चाहिए ताकि लोगों को उसमें इंसेंटिव दिया जाए और देहातों में ख़ास तौर पर वहाँ पर भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो तामीर हो सके। एक तो ये, दूसरा एजुकेशन के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि हम 60 लाख स्कॉलरशिप्स जो हैं वो देने जा रहे हैं और 47 अरब रुपया जो है वो इसके ऊपर हम खर्च करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने सिलेबस के हवाले से बात की, जो हम करिकुलम की हमेशा बात करते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि 3 किस्म का जो है वो किसी भी मुल्क में नहीं चल सकता कि मदारिस के बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं और जो सरकारी स्कूलों के बच्चे वो कुछ और पढ़े। तो इन सब चीज़ों को हमने, ये क्रेडिट तो जाता है कि सिंगल करिकुलम का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और उस पर काम भी हो रहा है, तो उसके हवाले से काम किया जा रहा है। देखिए जी, जहां तक सिंगल नेशनल करिकुलम है, मेरा उसमें पर्सनल टेक तो बहुत डिफरेंट है। आई थिंक कि सिंगल नेशनल करिकुलम जरूर होना चाहिए, बट जिस तरीके से हमारे मुल्क में सिंगल नेशनल करिकुलम किया जा रहा है वो थोड़ा सा गैर मुनासिब है। वो सिंगल सोशल करिकुलम ज्यादा लग रहा है एज अपोज टू सिंगल नेशनल करिकुलम। जो सोशल वैल्यूज है, जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनको अपने ताई दूसरे पर इम्पोज किया जा रहा है, और इस तरह इम्पोज किया जा रहा है कि जिस तरह एक सर्टेन गवर्नमेंट सोचती है रिलीजन के मामले में, उस तरह पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, देयर इज नो कैबिल टू दैट। बट उन इन्फोर्समेंट्स को जब आप रिलीजन को करिकुलम में लाएंगे और इन्फोर्स करेंगे, हो सकता है हर आदमी का एक डिफरेंट व्यू हो। इसी तरह सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा बेहतर है, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन उसमें बेतहाशा ऐसी डिस्क्रिपेंसीज हैं, चूंकि मैं इसको चैलेंज भी कर रहा हूं तो इसमें ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा। उसमें काफी सारे प्रॉब्लम हैं जिनसे मैं जाती तौर पर अग्री नहीं करता। दूसरी बात, हेल्थ कार्ड की बात है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का गेम चेंजर होगा। मैं सिर्फ गवर्नमेंट के गेम चेंजर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में हमारे सबसे ज्यादा अखराजात 2-3 चीजों पर होते हैं, तालीम पर बच्चों की, दूसरे अपने हेल्थ के ऊपर, और तीसरा जो बिल्स, यूटिलिटी, ये वो यूटिलिटी तो बिल्स वाला तो हमें पता है कि हम इस वक्त हैंड टू माउथ कह लें या हैंडीकैप्ड हैं, बिकॉज IMF हमारे ऊपर बंदिशें हैं। लेकिन जहां तक है वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है कि वो हमारे लिए सब्सिडाइज करे और फ्री करे, जिस तरह की गवर्नमेंट यहाँ करनी चाह रही है। और मेरे सुनने में आज ये आया है कि ये सब सबके लिए हो रहा है, लेकिन इन पोर्शंस एंड इन ब्रैकेट्स होगा। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक एफर्ट। जहां तक स्कॉलरशिप्स की बात की एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्लास 1 till 12। चौधरी परवेज राय साहब के दौर में ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम आई गई थी कि राइट ऑफ एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है, और वो डोर स्टेप्स पर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितने एनरोलमेंट की जाए, जिसमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो रोल है वो मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। सिंस आई एम ऑन देयर बोर्ड, तो मुझे तो बड़ा करीबी से देखने का मौका मिला कि वहां पर भी बेतहाशा पैरेलल बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और एक बहुत फैंटास्टिक निजाम है। इसी तरह हमारा एक्चुअल निजाम है सरकारी तालीम का, उसके अंदर भी हमारे मिनिस्टर साहब जो है वो काफी काम कर रहे हैं। मैं पंजाब वालों की बात कर रहा हूँ, वफाक भी जो है ऑफ कोर्स क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो आई ओनली वर्क विद मुराद राज साहब, वो भी इस पे काफी तफसील से काम कर रहे हैं। एनरोलमेंट लानी है, बच्चों को स्कूलों में लाना है आपने, और फिर उनके ऊपर खर्च करके उनकी तालीमी बैकग्राउंड जो है उसको हासिल करना है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है खान साहब से कि मेक श्योर कि कंसंट्रेशन सारी तालीम पर हो, तरबियत पर हो, कोई रिलीजन वैल्यूज किसी पर इम्पोज करने की कोशिश ना की जाए, बिकॉज वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। हर आदमी का व्यू ऑन रिलीजन डिफरेंट है और जो रेसिपिएंट है हो सकता है उसका व्यू डिफरेंट हो। ठीक है। अच्छा शहजाद, एक्सपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा 31 अरब डॉलर की बात की और उनका इस पर नहीं चल सकता, हमें मज़ीद इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। रेमिटेंसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैसा जो है वो पाकिस्तान में भेजा गया है। ये लोगों को एतमाद है जो वहाँ पर वो कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। इसके अलावा IT सेक्टर के हवाले से भी बात किया कि 2 अरब से 3.5 अरब जो है वो इसमें इजाफा हुआ है। क्विकली इस पर कर दें, फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हमें थोड़ी सी बात करें। देखें, इस पर वज़ीर आज़म की परेशानी बिल्कुल बजा है, क्योंकि जो जुलाई टू दिसंबर आपका जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 9 अरब डॉलर के करीब खड़ा है, कि जो कि बहुत एक हायर साइड पे है। और उसकी वजह ये कि हमने मतलब पिछले साल बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दरामद की हैं। इसमें $1 बिलियन तो हमने कोविड वैक्सीन पे लगाए। इसके अलावा हमें गंदम बाहर से मंगानी पड़ी, चीनी का बहरान हमारे यहाँ पैदा हुआ। इसके अलावा लार्ज स्केल जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए जो हमने मशीनरी इंपोर्ट की है, या हमारी जो लग्जरी कार्स जो आ रही हैं उसकी मद में हमने बहुत पैसा खर्च किया, जो कि एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा
जो चैलेंज बनने जा रहा है आगे हमारे लिए, और ये अगर इस खसारे को हमने कम नहीं किया तो बहुत मुश्किल होगी। और जो रेमिटेंसेस आती हैं हमें, जो बाहर से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेजते हैं, या जो थोड़ा बहुत हम एक्सपोर्ट्स के ज़रिए हम अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से आपका ये डॉलर भी जो है, इसकी जो है फ़्लाइट भी है वो मतवक्को है। सेकेंडली एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो आप बात कर रही थी इससे पहले पंसोता साहब बात कर रहे थे नेशनल करिकुलम के हवाले से। पाकिस्तान में बड़े तजर्बे हुए हैं, और पाकिस्तान में इस किस्म का मवाद भी बच्चों को पढ़ाया गया है कि जो किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होना चाहिए था। मतलब हमने बचपन में पढ़ा है, और उसके बाद में तहकीक भी हुई, उसको तब्दील भी किया गया। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे ज़बरदस्ती कुछ ऐसे हीरोज़ डाले गए जिनको मतलब जनरली जो पाकिस्तान का कल्चर या इस सब कॉन्टिनेंट का कल्चर या सकाफत है उससे मुताबिकत नहीं रखते। बहुत से ऐसे लोगों को हीरो बनाया गया कि जिनको मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि वो हीरो नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ यहाँ पर हमले की गर्ज से आए हुए थे। सिर्फ एक चीज़ ये है कि आप जितना मर्जी अच्छा करिकुलम कर लें, तरबियत की बात की बनसोता साहब ने, कि जब तक उसको पढ़ाने वाला यानी कि आपका टीचर इस काबिल नहीं होगा, सो आपको किसी भी तौर पे आपको वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। ज़बरदस्त किस्म के करिकुलम होते हैं, आप प्राइवेट स्कूल्स में भी आप चले जाएं, वहाँ पर भी है, सरकारी स्कूल में कल से आप जो है वो लागू कर दें कोई भी इस किस्म की चीज़। पॉइंट इसके पढ़ाने वाले में फ़र्क, सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ वाहिद फ़र्क ही ये है कि वहाँ पे टीचर्स, ये नहीं कि सरकारी जो इदारों में पढ़ाते हैं वो कोई बुरे टीचर्स हैं, लेकिन जो प्राइवेट इदारों में पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह भी अच्छी होगी, उनको मेरिट भी देखा जाएगा। देखेंगे अगर मतलब कोई अच्छा इदारा किसी बड़े लेवल पे है, बड़ी क्लासेस हैं, सो आपको फॉरेन डिग्री उसमें मस्ट है, कितना ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ट्रेनिंग और टीचर ने क्या देना है, क्योंकि उसने 6-7 घंटे रोजाना बच्चों के साथ स्पेंड करने हैं, वो बच्चों को क्या देगा, किस तरीके से डालेगा। मेरे ख्याल में हमारे टीचर्स को भी बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है इसमें। ठीक है बैरिस्टर साहब, सदारती निज़ाम के हवाले से सवाल हुआ वज़ीर आज़म साहब से, मुस्कुराए वो, और फिर उन्होंने कहा कि ये खामखा की चीज़ें जो है ये फैलाई जा रही हैं कि मुल्क में बहुत बुरी सूरत हाल है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बहरहाल उन्होंने भी इसको ज़ाहिर है कि इसकी तरदीद ही की। और एक और सवाल उनसे जब लॉन्ग मार्च के हवाले से हुआ तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये 11 पार्टीज़ मिलकर भी जो है वो नहीं कर सकती इस तरह से मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसा जिस तरह से हमने उसको भरा था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर मैं अपोजिशन में आ जाऊँगा और सड़कों पर आ गया तो मैं मज़ीद ख़तरनाक हो सकता हूँ उनके लिए। एक हमारी पंजाबी की मिसाल होती है जी कि कहना तीन सुनाना गुण, यानी कि आप क्या अपनी बेटी को रहे होते हैं और सुना अपनी जो है बहू को रहे होते हैं, हो रहे होते हैं। सो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये बड़ी ही मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, और उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस हो रही हैं पिछले दिनों से कि शायद वज़ीर आज़म साहब जो है वो ऑपोजिशन में चले जाएंगे, शायद 27 उनकी लास्ट डेट है, और अजीब अजीब चीजों से लिंक किया जा रहा है। उन्होंने ये बेसिकली उन तमाम फोर्सेस को जवाब दिया है जो ऑपोजिशन कह लें, जो भी लोग कह लें, मैं किसी का नाम क्या लूं, जो ये समझ ही कैन बी रिमूव, तो वो कहते हैं अगर मैं रिमूव हो भी जाऊंगा तो आई विल बी मोर डेंजरस फॉर यू, बिकॉज जो मेरा मिशन है दैट मिशन इज अगेंस्ट द ऑपोजिशन, और उनकी जो एट्रोसिटीज हैं और उनकी जो इनजस्टिसेस हैं और जो उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के अंदर घपले किए हैं उनके, तो कहते हैं मैं तो अच्छा हो जाएगा कि अपने दफ्तर से फारिग हो जाऊंगा और सारा दिन सड़कों पर रहूंगा। आई ऑल्सो जो मैं तर्जिया करता हूँ बिलीव इन दिस कि अगर खान साहब को आप इररिलेवेंट कर देंगे सिस्टम में तो खान साहब से डेंजरस आदमी कोई नहीं सामने था। खान साहब जब सड़कों पे आ जाते हैं तो हर चीज बंद हो जाती है। तो इनको बेहतर है कि आप ऑफिस में ही रखें और इनसे वहां काम करवाया जाए, बजाय इसके कि खान साहब को फुल फ्लैश उनके पीछे एक मिशन दे के वहां भेज दें। ठीक है शहजाद, उन्होंने कहा कि ये लोग चोरी बचाने के लिए निकले, जब मैं निकला था तो मैं अवाम की चोरी जो है उसे रोकने के लिए निकला था, तो ये जो बाहर हैं वो भी आ जाएं, मुझे कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि हम तो इंतज़ार में है कि आप आ जाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक कहा अहमद साहब ने कि ये तो खैर मतलब हर सियासी जमात का हक है, वो लाइटर वेन में वो बात कर रहे थे कि वो इलेक्शन लड़े और उसके बाद जो भी नतीजा हो समझें उसको कबूल करें। नहीं, पाकिस्तान में तो हार को कबूल कभी भी नहीं किया जाता। लेकिन खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, उसके ऊपर तनकीद बहुत हुई कि जी मुल्क मफलूज हो गया, कोई काम नहीं हुआ, सरकारी इदारों में कोई काम नहीं हुआ, जजेस का रास्ता रोका गया, चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे वो नहीं आ सके, इस तरह की तनकीद हुई, मतलब अपोजिशन आज तक करती है। तो कोई भी ऐसा शख्स मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब की जो एक क्राउड पुलिंग
स्ट्रेंथ है, प्रोग्रेस है, उसको देखते हुए वो बहुत सक्सेसफुली इस तरह की चीज़ें चला सकते हैं। ये बात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में भी कही जाती थी कि आप अपोजिशन में जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आती है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो काम नहीं कर सकती। अपोजिशन का किरदार बहुत अच्छा आप अदा करते हैं। सो खान साहब भी अगर अपोजिशन में आएंगे, हमने देखा 2002 की असेंबली में पहली दफ़ा वो आए और हालांकि सिर्फ एक सीट उन्हें मिली थी, लेकिन फिर भी उनका एक अपना एक कैरिज्मा था। उसके बाद बतदरीज वो आगे आते रहे और जब 2013 के बाद भी जब असेंबली आई तो वो अपोजिशन में थे और ख़ासी तगड़ी अपोजिशन जिस तरीके से उन्होंने की, पार्लियामान से बाहर भी रहे, पार्लियामान के अंदर भी रहे। तो इसमें अपोजिशन जमातें भी इल्ज़ाम आयद करती रहेंगी, उसका जवाब भी हुकूमत की जानिब से आता रहेगा। ये सारा खेल इसी तरह मेरे ख्याल में चलेगा और सबको इंतज़ार यही होगा इलेक्शन तक आने का। और मेरे ख्याल में इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो, ज़रदारी, कोई भी हो, कभी भी किसी भी हुकूमत को प्री मैच्योरली नहीं जाना चाहिए। प्री मैच्योरली वज़ीर आज़म तब्दील यकीनन हो सकता है, लेकिन असेंबली ने जो टेन्योर पूरा करना है, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि तसलसल, अगर हम इस निज़ाम को चला रहे हैं तो इस निज़ाम में जितनी ज़्यादा इसमें तसलसल होगा, जितनी ज़्यादा दफ़ा ये साइकिल चलेगी, उतना ज़्यादा हम सीखेंगे, अच्छा लर्न करेंगे, अच्छा, हमारी जो जड़ें मजबूत होंगी। एक और बड़ी वो अहम चीज़ जो है वो उन्होंने कही, मैं पहले पंसोता साहब से राय लेती हूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। जमहूरियत का तो मतलब ही ये होता है, और PDM हो, TLP हो या नाराज़ बलोच हो, तो मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। सब लोग आए, मुज़ाकरात करें, बात करें और उसके बाद फिर मसाइल का हल निकालें। बैरिस्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है जी, दिस स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट। हम तो बड़ी देर से बात ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी से लड़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट से हर एक की लड़ाई होती है। और गवर्नमेंट का काम होता है कि डायनामिटी शो करना, रीच आउट करना, उन लोगों को भी रीच आउट करना। या तो आप ऑपोजिशन को मान लेंगे, अगर आप ऑपोजिशन को मानते हैं वो आप राइट साइड पर बैठे, या आप उन लोगों को कुव्वतों को मानते हैं तो वो आपके राइट साइड पर बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, उन सबसे आपने नेगोशिएट करना है। अगर आप तालिबान से बात कर सकते हैं, these are all elected people and इस पे कोई फर्क नहीं है। सो ये वजीर आजम साहब की अच्छी स्टेटमेंट, और वो बाहर ये बात कहते रहते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूं चलने के लिए, लेकिन मेरा जो वो सौदा है वो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव पर नहीं होगा। जिस तरह के सियासतदान साहब कल कह रहे थे वल्गर बात है, लेकिन वो बात वल्गर नहीं, वो बात एट द एंड ऑफ द डे वही है। अगर आप उनके साथ नेगोशिएशंस कर लें उस बात पर, कहते हैं कि जी यहाँ पर गेम ठीक है, तो बात हो जाएगी। पहले ये बात खान साहब, ये भी बात दुरुस्त है जिस पर उनको वोट मिला था कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स, आप हमें छोड़ दें, हम आपको छोड़ दें। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जैसी भी एंटी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव है या एक एंटी करप्शन ड्राइव है, उसमें सक्सेस होना हो, बट ही इज एटलीस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड। उसमें गलत सही हो, उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, सब भी हैं, शामिल हैं। मैं ये नहीं कहता, यहाँ पर इस मुल्क में तो आप देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस गवर्नमेंट से पहले कि प्रूफ ये होता है कि कभी आज तक किसी सियासतदान ने करप्शन की नहीं है, या किसी ब्यूरोक्रेट ने करप्शन की नहीं है, किसी फौजी, किसी ने भी करप्शन की नहीं है। अगर आप देखें, इससे तो ये प्रूव होता है करप्शन ले दे के फिर हम आवाम ने की है, क्योंकि वहां पर जो केसेस चल रहे होते हैं वो इसी किस्म के फजूल केसेस चल रहे होते हैं। सो दीज कोर्ट्स आर मेंट फॉर दीज बिगर पीपल, ये बिग फिश के लिए बनती है। तो अगर वहां पर ट्रायल्स हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ट्रायल के बाद पता लगता है कि आप लोग बेगुनाह हैं और उस ट्रायल को फेस कर लें। आप लोग जब ट्रायल फेस करने जाते हैं तो आपके साथ 8-8, 10-10 लैंड क्रूजर्स होती है, लेकिन ऑर्डिनरी आदमी ट्रायल फेस करना चाहता है तो वो बेचारा पहले वैगन की टिकट लेता है, सादगाबाद से निकलता है, लाहौर हाईकोर्ट आके पहुंचता है, उसको पता लगता है जी आज तो मेरे जज साहब छुट्टी में है। बैरिस्टर साहब, आपकी बात काट रही हूँ, लैंड क्रूजर के अलावा बहुत सारे लोग भी होते हैं जो आपके ऊपर फूल भी फेंक रहे होते हैं। हमारी आवाम में ये आपने डेवलप की हुई है। और मैं वंस अगेन ये बात अक्रॉस द बोर्ड कर रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ का सियासतदान भी जब अदालत में पेश होता है तो फूल फेंके जाते हैं, बाहर का भी पेश होता है तो फूल फेंके जाते हैं। इस निजाम के खिलाफ शिकायत हुई थी आज वज़ीर आज़म साहब को कि हमारा क्या कसूर, हम एक लेट से एक कोई लॉलीपॉप चोरी कर लें किसी शॉप से, 2-2 साल हम अंदर रहते हैं, हम किसी पर्चे में हमारा नाम आ जाए तो पुलिस हमारी जान नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ पर पता लगता होता है कि बड़े बड़े वाकयात करके बड़ा आदमी निकल जाता है और बड़ी मछली निकल जाती है, उसमें फिर बताएं किसका कसूर है। ये वो इश्यूज थे हाईलाइट कर रहा था जो भी आदमी जिसने सवाल पूछा था। एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है और एक दफा इन सबको ट्रायल फेस करके अपनी जान छुड़ानी चाहिए। आपका अकाउंटेबिलिटी ड्राइव थी तो आपके मेरे सामने कि वो क्या होता रहा, इट वाज ऑल अ फिक्स्ड मैच। ये कोई आदमी 12 साल बाद ट्रायल फेस करके कहता जी मैं तो फोटोकॉपीज की बिना पर फारिग हो गया हूं, कोई बंदा कहता कि मेरा तो हुदैबिया वाला बंद हो गया है, कोई कहता जी हो गया। सो दैट मींस कि परसेप्शन फिर ये है कि फिर मैंने वो कौन पता नहीं तुम्हारे तजिया निगार है, फिर कहते हैं कि सभा इजी लोड वाले ने मुल्क लूटा है, फिर इन सब ने नहीं लूटा, फिर वो मतलब वही एक मैसेज है जो मुझे लगता है लूटते हैं, बाकी फिर किसी ने नहीं लूटा इस मुल्क को।
ठीक है, शहजाद कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे मुख्तसरन जरा वज़ीर आज़म पोर्टल के हवाले से भी बात जी, मुझे सिर्फ ये बात करनी है जो वज़ीर आज़म ने अपने इब्तदाइये में कहा कि ये टेलीफोन पर आवाम से वो उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, टेलीविज़न पे लाइव आ रहे हैं। असूलन उन्होंने कहा कि मुझे ये बातें सारी पार्लियामान में करनी चाहिए थी, कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर मुझे आवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके जवाब देने चाहिए थे, लेकिन अपोजिशन ने ऐसा माहौल बना दिया है और वो शोर करके वज़ीर आज़म को बात करने का मौका नहीं देते। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो एक कमेंट मेरा ये होगा कि अपोजिशन के पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है कि वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को सवाल जवाब पर उनको ग्रिल करने का, उनको एम्बैरस करना नहीं, उनको उन पर तनकीद करना और उनसे सवाल पूछना, अगर कोई उनके मुताबिक कोई काम ठीक नहीं हो रहा तो बास पोस्ट करना, हाँ, सवाल करें ताकि बेहतरी आए उसमें। देम अकाउंटेबल बिफोर द पार्लियामेंट। अगर आप ये इतना जबरदस्त मौका गिनवा देंगे तो फिर आपके लिए मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ पार्लियामान में रह नहीं जाएगा उस तरीके से कि अगर जस्ट इमेजिन कि वजीर आजम इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब या ख्वाजा आसिफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो जिस नौयत के सवाल, अगर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो तजर्बा है, वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बाकायदा डिबेट हो सकती है। एक शख्स जो है, फर्ज करें अगर ये सेहत कार्ड की बात हो रही थी, एक आम आदमी तो उसको अच्छा ही कहेगा, बिल्कुल हमें नहीं पता कि इसके पीछे हुकूमत किस तरीके से मैनेज कर रही है, कितने पैसे इस पे जा रहे हैं, जो उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं। सो मेरे ख्याल में वो अवाम के नुमाइंदे जो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, कौन सियासतदान हैं, उनको ये मौका कभी भी, कोई भी दौर हो, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, नहीं हाथ से जाने देना चाहिए कि वजीर आजम अगर इन पर्सन उनके सवालों के जवाब देना चाहता है तो उसको वो मौका दें और उस मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो उसमें से चीज़ बरामद होगी वो मेरे ख्याल में हमारे लिए भी उतनी नॉलेजेबल होगी। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। मैं वज़ीर आज़म पोर्टल के हवाले से बात करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं कि इसमें 34 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं और 10 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इस पर अपने एतमाद का इजहार भी कर चुके हैं। और ये बताया गया कि तकरीबन 1 लाख से ज़ायद, 1.25 लाख गालिबन उतनी जो शिकायत है उसका अजाला भी किया जा चुका है। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अहमद मनसूर आपका नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब का जो लाइव सेशन था गुफ्तगू का, अवाम के साथ उनसे सवालात किए गए और उन्होंने डायरेक्ट उसके जवाब दिए। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है, एक प्रैक्टिस है जिसका आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया और इमरान खान साहब जो हैं वो तमाद में लेते हैं अवाम को, तमाम मसाइल के हवाले से बात की जाती है, बल्कि एजुकेट करने की कोशिश की जाती है। कोरोना के हवाले से आज भी उन्होंने बात की कि आपको एहतियात करनी है। हमारा भी मैसेज आखिर में यही होगा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो भी SOPs हैं उस पर अमल करें ताकि आप इससे बच सकें। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।